Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हमने बात करनी है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड पे जो ग्राम लॉ ऑफ डाइफ्यूजन के आपको होम असाइनमेंट में न्यूमेरिकल दिए गए थे उसका सॉल्यूशन भी एंड पे आएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। वो प्रेशर जो किसी गैसियस मिक्सचर में एक गैस एक्सर्ट करे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उसे इंडिविजुअल प्रेशर कहते हैं कि प्रेशर exerted by single gas in a gaseous mixture on the wall of container is called partial pressure। उसको partial pressure कहते हैं। अब स्टूडेंट हिस्ट्री क्या है? ये लॉ जॉन डाल्टन ने 1901 में पेश किया। ये लॉ रिलेशनशिप शो करता है गैस के नंबर ऑफ मोल और पार्शियल प्रेशर के दरमियान कि दिस लॉ शो द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इस लॉ की दो स्टेटमेंट हैं, बल्कि हम इस लॉ की तीन स्टेटमेंट बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है कि किसी गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, किसी गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उस मिक्सचर में मौजूद तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के जमा के बराबर होता है। कि टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज सम ऑफ partial pressure of all the gases present in gaseous mixture। that is the one statement। for example student, हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं उनमें हमारे पास होती है नाइट्रोजन, उनमें हमारे पास होती है ऑक्सीजन, उनमें हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो इन तमाम गैसेस के प्रेशर के जमा के बराबर होगा। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बराबर होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रेशर ऑफ आर्गन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये इसकी पहली स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट पे आता हूं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल प्रेशर बराबर होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन गैसियस मिक्सचर। यानी हम लिख सकते हैं PT इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब सुन दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट है कि किसी गैस का गैसियस मिक्सचर में प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ गैसियस मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल। गैसियस मिक्सचर में जिस गैस के मोल ज्यादा होंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज दिया जाता है कि हमारे पास मिक्सचर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हीलियम है, 2 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा? स्टूडेंट हमें क्या कहा गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हीलियम, 2 ग्राम ऑक्सीजन, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा? स्टूडेंट यहां पे आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर मैस बराबर दिया जाए उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा जिसका मोलर मैस कम हो। क्योंकि जिसका मोलर मैस कम हुआ उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। अब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल है स्टूडेंट, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल है। 2 ग्राम ऑफ हीलियम 2/4 यानी 0.5 मोल है। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2/32 यानी 1/16 यानी 0.0 समथिंग मोल होंगे। तो जब मैस बराबर हो उस गैस का मिक्सचर के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा जिसका मोलर मैस कम हो। मोलर मैस कम हो, ये पॉइंट याद रखना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मैस। क्योंकि मोलर मैस कम हुआ तो मोल क्या होंगे स्टूडेंट? फिर हमारे पास मोल ज्यादा होंगे। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट मैं यहां पे आपको टेक्निकलिटी बताता हूं, जरा गौर करना स्टूडेंट। क्या टेक्निकलिटी है? देखें मेरे पास इंडिविजुअल प्रेशर डायरेक्टली टू इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल, यानी बेसिकली हमारे पास क्या है
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू नंबर ऑफ मोल, इसको इधर ले आए, P डिवाइड बाय N इक्वल टू K। तो एक और स्टेटमेंट बनेगी, कौन सी स्टेटमेंट है वो, दैट इज कि रेशियो ऑफ प्रेशर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या स्टूडेंट, क्या कि रेशियो ऑफ प्रेशर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब हमारे पास स्टूडेंट ये है कि P1 डिवाइडेड बाय N1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय N2। दैट इज अनदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, इस N को इधर ले आए, P को इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 डिवाइडेड बाय N2। यानी किसी गैस के, कोई सी दो गैसेस के पार्शियल प्रेशर की रेशो उनके नंबर ऑफ मोल की रेशो के बराबर हुआ करती है, उनके नंबर ऑफ मोल की रेशो के बराबर हुआ करती है। स्टूडेंट इस पे एमसीक्यूज आएगा, आगे आपको सॉल्व कराऊंगा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और उस तरह भी लिख सकते हैं, या P1 N2 इक्वल टू N1 इंटू P2, ये भी लिखा जा सकता है। डायरेक्ट इस पे एमसीक्यूज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाल्टन लॉ, ऑप्शन 1। ये स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन 1 होता है, P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2, P1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय N2, P1 N2 इक्वल टू N1 P2, ऑल ऑफ दीज। तो ये मेरा ऑप्शन हुआ करेगा ऑल ऑफ दीज पे। स्टूडेंट देखें, मैंने आपको ट्रिक्स समझा दी हैं, मैंने आपको, चूंकि ये हमारी ईटा सीरीज है, इसमें हम डेरिवेशनों पे नहीं जाएंगे। स्टूडेंट ईद के बाद मैं फर्स्ट ईयर का प्रॉपर कोर्स शुरू करूंगा, जो बोर्ड के इम्तिहान के लिए। अगर आपके कोई जूनियर हो, अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हों, तो उनको मेरा चैनल सजेस्ट कीजिएगा, वहाँ पे मैं इसको तमाम डिटेल से पढ़ाता हूँ। और मेरे साथ एफएससी का कोर्स पढ़ने के बाद किसी स्टूडेंट को ईटा की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। तो अभी तो हम ईटा सेशन के अंदर हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा सकते। टेक्निकलिटीज़ पे हम बात करते हैं, ट्रिक्स पे बात करते हैं, टेक्निक पे बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, डाल्टन लॉ की कुछ और मैथमेटिकल फॉर्म भी हैं जी। उसमें एक मैथमेटिकल फॉर्म है क्या, P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू X1 डिवाइडेड बाय X2। ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, कि P1 डिवाइडेड बाय P2 बराबर होता है X1 डिवाइडेड बाय X2। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। तो स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें यहां पे मेरे पास इसको सॉल्व करने से ये वाला आया करता है। अब स्टूडेंट क्या हुआ, हमारे पास एक और इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, कि हमारे पास इक्वेशन है P1 डिवाइडेड बाय P2। अब मैंने क्या कर दिया, N1 और N2 की वैल्यू पुट कर दी। N1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, N1 की वैल्यू है वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 1। N2 की वैल्यू है वेट ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 2। इस इक्वेशन के अंदर N1 और N2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, P1 डिवाइडेड बाय P2 बराबर होगा W1 N2 M2 W2 N2 M1। दैट इज अनदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन कैसे आई, यहां पे N1 और N2 की सिंपल वैल्यू पुट की आपने। तो स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक और मैथमेटिकल फॉर्म भी होती है। वो कौन सी होती है, किसी गैस 1 का प्रेशर बराबर होता है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। ये इक्वेशन डिराइव होकर आती है, आपके कोर्स में शामिल है। अब स्टूडेंट किसी एक गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो P1 बराबर होगा X1 इनटू टोटल प्रेशर। X1 क्या होते हैं, मोल ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यानी इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू X1 इनटू P2 इनटू PT। इसी तरह दूसरी गैस के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू X2 इनटू, यानी दूसरी गैस के लिए हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास दो गैस हैं, अगर एक गैस है P1 बराबर होगा X1 इंटू PT, दूसरी गैस के लिए होगा X2 इंटू PT। अब स्टूडेंट क्या करें, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू क्या बना स्टूडेंट, X1 इंटू PT X2 इंटू PT से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास स्टूडेंट इस इक्वेशन से फिर ये इक्वेशन बन जाती है। कैसे बन जाती है जरा गौर करना।
ये आपको खुद आना चाहिए। P1 डिवाइडेड बाय P2। X1 क्या होता है? N1 इंटू NT। X2 क्या होता है? N2 डिवाइडेड बाय NT। NT के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बना? P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब ये सारी इक्वेशन इंटरलिंक्ड हैं, आपको शायद नहीं लग रही हो। स्टूडेंट कमेंट्स लाजमी देना, क्या है मेरे सेशन के बाद आपको कुछ एडवांटेज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट यहां तक हम पहुंच गए। अब स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास किसी गैस का प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं उसकी परसेंटेज से। कैसे? स्टूडेंट यहां पे गौर करना, प्रेशर ऑफ गैस 1 इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू व्हाट? पीटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी गैस की परसेंटेज फाइंड की जा सकती है अगर आप उसका पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर पता हो। इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? देखिए स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ गैस बराबर होती है प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इनटू 100। हमने इसी को रीअरेंज किया हुआ है, इसी को हमने अरेंज किया हुआ है। प्रेशर ऑफ गैस ये अगर मल्टीप्लाई होगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट, हमारे पास मिक्सचर का प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं? मिक्सचर का टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल दिए जाएं। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तरीके कि हमने मोल से क्या मालूम करना है, हर मोल से इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मालूम करना है, फिर उनको जमा कर देना है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। N क्या होता है? टोटल मोल, N1 प्लस N2 प्लस ऑनवर्ड PV। RT अपनी जगह पे V इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी कि PT इक्वल टू N1 प्लस N2 ऑनवर्ड RT डिवाइड बाय V। स्टूडेंट, डाल्टन लॉ की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे मैं आपको MCQ सॉल्व कराऊंगा। वो क्या है? वो इक्वेशन है T1 इंटू M1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू P1। ये स्टूडेंट कहां से ये इक्वेशन आई हमारे पास? जरा गौर करना स्टूडेंट, हमारे पास एक इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व कराई थी कि D1 T1 इक्वल टू D2 T2 इक्वल टू D2 T2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है? तो हमारे पास डिवाइडेड बाय P1 इंटू P1 P2 ऐसे हमारे पास एक इक्वेशन है। स्टूडेंट याद रखना कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन डेंसिटी की जगह मास पर यूनिट वॉल्यूम पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी T1 इंटू M1 divided by V1 into P1 equal to T2 into M2 V2 into P2। That is also equation जिससे रिलेटेड MCQs आते हैं। शायद ये इक्वेशन आपके लिए नहीं हो। तो स्टूडेंट, these all are the mathematical equation of डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैं 1-2 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए स्क्रीन छोड़ता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की क्या एप्लीकेशन होती हैं? स्टूडेंट, देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। पहली एप्लीकेशन होती है प्रेशर ऑफ गैस ओवर वाटर। प्रेशर ऑफ गैस ओवर वाटर। स्टूडेंट, आपको पता है कि लेबोरेटरी के अंदर जब हम गैसेस बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द गैसेस को वाटर की सरफेस पे कलेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द गैसेस को वाटर की सरफेस पे जार उल्टा करके, गैस जार उल्टा करके हम कलेक्ट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो गैस के साथ साथ कुछ वाटर वेपर भी एवापोरेट होकर उस गैस में शामिल हो जाते हैं। ऐसी गैस जिसमें वाटर वेपर भी हो उसको वेट गैस कहते हैं। अब वेट गैस जो प्रेशर लगाएगी वो गैस का प्रेशर नहीं होगा, वो दो चीजों का प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर प्लस वाटर वेपर का प्रेशर। इसे टोटल प्रेशर कहेंगे। तो ये हमारे पास होगा टोटल प्रेशर। यानी जब हम लेबोरेटरी में वाटर के ऊपर गैस कलेक्ट करेंगे वो गैस वेट गैस होगी, क्योंकि वो गैस बेसिकली गैस और वाटर वेपर का मिक्सचर है। अब वेट गैस का जो प्रेशर होता है टोटल प्रेशर होता है। ये टोटल प्रेशर डाल्टन लॉ के मुताबिक ये टोटल प्रेशर दो प्रेशर के जमा के बराबर होगा। स्टूडेंट, कौन से दो प्रेशर?
एक प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। याद रखिएगा, किसी वेट गैस में जो वाटर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको एक्वस टेंशन कहते हैं। व्हाट इज एक्वस टेंशन? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इन अ वेट गैस इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। एक्वस टेंशन कहते हैं। तो एक्वस टेंशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि उसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। एक्वस टेंशन हमें पता होती है हर टेंपरेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, 5 सेंटीग्रेड पे, 10 पे, 20 पे हमें पता होता है। जिस टेंपरेचर पे गैस कलेक्ट की वाटर वेपर उस टेंपरेचर पे नॉन होते हैं। तो अब प्रेशर जो कलेक्ट की है उसका प्रेशर एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे, वो टोटल प्रेशर होगा। तो स्टूडेंट प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर यानी एक्वस टेंशन। इस तरह हम ड्राई गैस का प्रेशर क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। स्टूडेंट दूसरी एप्लीकेशन रेस्पायरेशन प्रोसेस। पहली एप्लीकेशन है वेपर प्रेशर ऑफ गैस ओवर वाटर। स्टूडेंट दूसरी एप्लीकेशन है, कौन सी दूसरी एप्लीकेशन है? दैट इज रेस्पायरेशन प्रोसेस। रेस्पायरेशन प्रोसेस स्टूडेंट याद रखना, रेस्पायरेशन प्रोसेस इज अकॉर्डिंग विद डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में ज्यादा होता है, लंग में कम होता है। हमें क्या पता कि एयर में कितना है? डाल्टन लॉ से कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या पता कि लंग में कितना है? डाल्टन लॉ से कैलकुलेट करते हैं। एयर का प्रेशर, एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, लंग में कम है, इसीलिए ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली मूव करती है फ्रॉम एयर एंड टू द लंग। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग में ज्यादा, एयर में कम है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इजीली मूव करती है फ्रॉम लंग एंड टू द व्हाट? एयर। स्टूडेंट दैट इज अनदर application of Dalton law. Next application respiration at higher altitude. Next application है respiration at higher altitude. Respiration at higher altitude. स्टूडेंट याद रखिएगा, जो पायलट होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं at higher altitude in unpressurized cabin. उनका कैबिन है खास प्रेशर पे मेंटेन होता है, अगर वो ना हो तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि हायर अल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर नॉर्मल प्रेशर से कम होता है, तो फिर जो डिफरेंस चाहिए होता है मूवमेंट के लिए तो वो नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन इजीली मूव नहीं करती फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड टू द लंग। एज अ रिजल्ट पायलट और पैसेंजर एट वेरी हायर अल्टीट्यूड इन द प्लेन इजी फील नहीं करते। तो वो जो प्रेशर कैबिन में मेंटेन किया होता है उसकी कैलकुलेशन डाल्टन लॉ से की जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है सी डाइवर, रेस्पायरेशन ऑफ सी डाइवर। सी डाइवर इट्स इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट, याद रखना। स्टूडेंट सी डाइवर जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो वो अपने पास रेस्पायरेटरी मीडिया यूज करते हैं। रेस्पायरेटरी मीडिया मिक्सचर होता है 4% ऑक्सीजन 96% हीलियम। 4% ऑक्सीजन एंड 96% हीलियम का रेस्पायरेटरी मीडिया यूज करते हैं। क्योंकि जब वो डीप सी में जाते हैं तो गैसेस का प्रेशर 5 टाइम बढ़ जाता है। जब 5 टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट? ऑक्सीजन का 5 टाइम पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो 20% हो जाएगा। जब ये 20% हो जाएगा तो यही नॉर्मल पार्शियल प्रेशर है, यही नॉर्मल मिकदार ऑक्सीजन की एयर के अंदर वो पूरी हो जाती है, और इस तरह ब्रीदिंग के अंदर, रेस्पायरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब स्टूडेंट यहां पे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि वो प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं लेके जाते। दूसरा हमारे पास दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्यों नहीं लेकर जाते हैं। तो इसका आंसर ये है, अगर वो ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन लेकर जाएं तो जब डीप सी में जाएगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर 5 टाइम नॉर्मल एयर से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से इनहेल होगी, मेटाबॉलिज्म
बॉडी के अंदर बहुत फास्ट होगा, एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो बंदा स्विमिंग फिर नहीं कर सकेगा, उसकी सारी एनर्जी बहुत तेजी से कंज्यूम हो जाएगी। प्योर ऑक्सीजन इसलिए लेकर नहीं जाता। अब नाइट्रोजन का मिक्सचर क्यों नहीं लेकर जाता, हीलियम क्यों लेकर जाता है? जब नाइट्रोजन लेकर जाएगा तो जब 5 टाइम नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा तो स्टूडेंट ये बनेगा फॉर 80%। अगर 96% नाइट्रोजन लेकर जाता फॉर 80% बनेगा। जब इतनी ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी, इतना हाई प्रेशर नाइट्रोजन का होगा, तो जब इनहेल होगा तो वो ब्लड में डिजॉल्व होकर एक सिचुएशन काज करेगी जिसको मेडिकल की जुबान में दी बेंट कहते हैं, यानी आपके जॉइंट लॉक कर देगी। ये इतनी ज्यादा नाइट्रोजन इनहेल होकर जब ब्लड में डिजॉल्व होगी तो आपके जॉइंट लॉक हो जाएंगे। तो जब आपके जॉइंट लॉक हो जाएंगे तो फिर जो सी डाइवर होगा वो स्टैचू बन जाएगा। आपको पता है स्विमिंग के लिए बॉडी मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, अगर जॉइंट लॉक हो जाएंगे तो वो स्विमिंग उस तरह नहीं कर सकेगा एंड फिर डेंजरस शार्क आर देयर इन द सी, फिर थैंक यू वेरी मच हो सकता है। तो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम जो कुछ पढ़ा इसको अप्लाई करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, और आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है। एंड पे जो लास्ट टाइम मैंने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के आपको होमवर्क दिया था उसका मैं शॉर्टकट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन बताऊंगा। इंशाल्लाह यू विल लर्न समथिंग। स्टूडेंट अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, मैक्सिमम अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, फेलो के साथ को शेयर करें। चूंकि मैं जब इस पे रेगुलर कोर्स शुरू करूंगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का तो मैंने शुरू कर दिया है, वीक में 3 दिन आया करता है, कल भी आएगा, फिर संडे को आता है। जो ईटा के स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर का कोर्स आप ये इनके साथ फॉलो करें, चूंकि उसमें मैं ईटा की सारी डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं। चूंकि टाइम जिस तरह आप अक्सर कहते हैं कम है, कम नहीं है, टाइम बहुत है, तो आप सेकंड ईयर को उसके साथ साथ फॉलो करें। जब इधर से ख़त्म होंगे तो हमारे 2 चैप्टर वो ख़त्म हो चुके होंगे और फिर हम ऑर्गेनिक पे स्टेट अवे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट बात करते हैं रिलेटेड एमसीक्यूज विद डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से किस नेचर के एमसीक्यूज आते हैं? तो पहली नेचर जो होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव हाईएस्ट प्रेशर इन अ मिक्सचर इफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन मिक्सचर। स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि अगर इक्वल मैस हो तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में ज़्यादा होगा जिसका मोलर मैस कम हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे इक्वल मैसेज नहीं हैं तो हमने जल्दी जल्दी मोल निकालने हैं। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन के 4 ग्राम में मोल क्या आएंगे, मोल आएंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब है कि 1 से आंसर कम आएगा। टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर बात करूं 0.25 मोल। इसी तरह 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के क्या मोल होंगे, ये मोल ऑफ मीथेन थे, मोल ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट क्या होंगे 10 डिवाइडेड बाय 32, 10 डिवाइडेड बाय 32, 5 डिवाइडेड बाय 16, 5 डिवाइडेड बाय 16। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास अगर नीचे 10 होता तो आंसर 0.5 आता, अगर नीचे 10 होता तो आंसर 0.5 आता। अब ये 0.5 से कम आंसर आएगा क्योंकि नीचे हमारे पास 16 है, तो इसको हम फर्दर फिलहाल सॉल्व नहीं करते। अब अगला देखते हैं, अगर अगले से हमें ऑप्शन नहीं मिला फिर हम सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक को याद रखना कि आपने पहली मरतबा टाइम कंज्यूम नहीं करना, पहले आप जो सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है उस पर जाना है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट क्या होगा, मैस 2 है, मोलर मैस भी 2 है, तो क्या आंसर आया 1। हाइड्रोजन के मोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखें 5 डिवाइडेड बाय 5 होता 1 आता, 5 डिवाइडेड बाय 10 आता 0.5 आता, 5 डिवाइडेड बाय 15 आता, तो हमारे पास क्या आंसर आता स्टूडेंट 0.33 समथिंग। ये 0.33 से भी कम है, तो पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा होगा इसके मोल ज्यादा होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा कौन सा, दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके मोल हमारे पास क्या है, ज्यादा हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर जी। दूसरा एमसीक्यूज क्या कहता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर। किस मिक्सचर पे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं होता? याद रखना स्टूडेंट, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस,
जो गैसेज रिएक्शन ना कर सकें। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को हमने लगाना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं करती, इस पे अप्लाई हो सकता है। अमोनिया और ऑक्सीजन भी ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करती, अप्लाई हो सकता है। अमोनिया और HCl फौरन रिएक्शन करती हैं, तो इस पे अप्लाई नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑर्डिनरी कंडीशन पे आपस में रिएक्शन नहीं करती, अप्लाई हो सकता है। तो किस पे अप्लाई नहीं हो सकता स्टूडेंट? हमारा ऑप्शन बनेगा अमोनिया और HCl, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक और MCQs पे बात करूंगा। मेरे पास MCQs है, ये डाल्टन लॉस है, फिर उसके बाद जो लास्ट टाइम आपको मैंने असाइनमेंट दी थी उस पर भी मैं बात करूंगा। A gaseous mixture contain 56 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 60 ग्राम मीथेन. What is the partial pressure of methane if total pressure of the mixture is 720 मिलीमीटर मरकरी? स्टूडेंट आपको तीन गैसेस दी हुई हैं। अब तीन गैसेस दी हुई हैं, तीन गैसेस दे का टोटल प्रेशर दिया हुआ है और एक गैस का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। तो स्टूडेंट आपको अमाउंट दी हुई है, तो पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब हमने टोटल मोल मालूम करने हैं और जिस गैस का प्रेशर मालूम करना है उसके मोल मालूम करने हैं। देखें स्टूडेंट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 28 होता है, तो 56 डिवाइडेड बाय 28, तो क्या बन गया? नाइट्रोजन हमारे पास जौन सा है, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास 28 होता है, 56 है, तो 2 मोल। हमने शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है, नाइट्रोजन के 2 मोल हो गए। पेन चलाए बगैर कैलकुलेशन अगर कर सकते हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, तो मोलर मास 44 है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल। अब स्टूडेंट मीथेन 16 ग्राम, कितने मोल स्टूडेंट? 1 मोल। मीथेन के 16 ग्राम 1 मोल होते हैं, टोटल मोल कितने हो गए? 4 मोल हो गए स्टूडेंट। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ मीथेन क्या हो गए? मोल फ्रिक्शन ऑफ मीथेन होंगे मोल ऑफ मीथेन, यानी प्रेशर ऑफ मीथेन बराबर होगा मोल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन बराबर होगा मोल ऑफ मीथेन कितने स्टूडेंट? 1। टोटल मोल कितने जमा करें? 4 इंटू टोटल प्रेशर कितने? 720। अब स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे 18 4 और 72, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन बराबर होगा 180 मिलीमीटर मरकरी। ऑप्शन पे आएंगे 180 मिलीमीटर मरकरी, 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका क्या होगा स्टूडेंट? प्रेशर होगा। अब स्टूडेंट मैं एक और भी आपको टेक्निक समझा सकता हूं। देखें, हमने मोल मालूम किए, टोटल प्रेशर क्या था? टोटल प्रेशर था 760 इन चारों का। इसमें जिसके मोल ज्यादा हैं, इन दोनों के मिलकर आधे मोल हैं, इस अकेले के आधे मोल हैं, यानी आधा प्रेशर इस अकेले का होगा, आधा प्रेशर इन दोनों का होगा। तो इन दोनों का प्रेशर कितना होगा? 720 हमारे पास, 360 दोनों का। अब दोनों के बराबर बराबर मोल हैं, तो इसका भी आधा कर लें 180। इस टेक्निक से भी आप इस न्यूमेरिकल को स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं जी। तो ये डाल्टन लॉ से रिलेटेड कुछ MCQs थे स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे? कुछ और MCQs पे बात करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास MCQs है, टू कंटेनर X एंड Y कंटेन द सेम गैस। दो कंटेनर X और Y में सेम गैस है। इफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन X आर 2 टाइम देन Y। X कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम 2 टाइम है एज कंपेयर टू गैस इन Y कंटेनर। अब स्टूडेंट इफ द मास ऑफ गैस इन Y इज A, अगर Y कंटेनर के अंदर गैस का मास A ग्राम है, देन मास ऑफ गैस इन X कंटेनर विल बी, X कंटेनर के अंदर गैस का मास क्या होगा? तो स्टूडेंट मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो, कौन सा फार्मूला लिखाया था? T1 M1 डिवाइडेड बाय P1 V1 इक्वल टू T2 M2 P2 डिवाइडेड बाय V2। अब हमारे पास एक गैस X है, एक Y है, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करता हूं, TX MX डिवाइडेड बाय PX VX। दूसरी गैस Y कंटेनर में है TY MY PY VY, ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास बात आसान है। क्या बात आसान है? कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम X कंटेनर में 2 टाइम है, यानी डबल है। तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर 2T, तो प्रेशर भी लिखूंगा 2T 2P, वॉल्यूम भी लिखूंगा 2V।
इनटू मैस mx इक्वल टू इसके टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 टाइम, तो इसका टेम्परेचर मैं लिखूंगा T, मैस my, प्रेशर लिखूंगा P, चूंकि P के मुकाबले में x के अंदर 2 टाइम है तो V ये लिख दूंगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे T के साथ कैंसिल हो जाएगा, P के साथ कैंसिल हो जाएगा, V के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2mx डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2 हमारे पास बचा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू my। अब स्टूडेंट याद रखना, इफ द मैस ऑफ y इज a, इसका मैस a है, तो मैं लिख सकता हूं, देखें स्टूडेंट क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, 2mx डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू इसका मैस a है, तो इसको सॉल्व करें 1 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, 2 इधर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, mx इक्वल टू 2 है, mx इक्वल टू 2 है। बहुत ही शार्ट तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है 2a ग्राम, यस सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये तरीका होता है। अब देखें ये फार्मूला आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं होता और एमसीक्यूज आ जाता है, तो फिर आप जैसे बच्चे कहते हैं ये आउट ऑफ कोर्स आ गया, आउट ऑफ कोर्स नहीं आया, ये आपके कोर्स के अंदर से आया है, लेकिन थोड़ी सी आपको फार्मूले की ट्रिक पता होनी चाहिए कि डाल्टन लॉ में ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझे फीडबैक में बताना कि आया ये फार्मूला आपको पहले से पता था या आपने नया सीखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, उस पर बात करता हूँ जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज उस पर बात करता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है 32 ग्राम of oxygen, 3 grams of hydrogen are mixed and kept in a vessel of 760 millimeter of pressure, millimeter of mercury pressure, 0 centigrade. The volume occupied by the mixture will be. स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ ऑक्सीजन का, मैस दिया हाइड्रोजन का। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल बात है, हमें ऑक्सीजन का मैस दिया हुआ है 32 ग्राम, मोल निकालने ऑक्सीजन के, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गए, मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो मोलर मैस भी 32 है, तो कितने मोल हो गए स्टूडेंट 1। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन का मैस 3 है, मोलर मैस 2 है, 3 डिवाइड बाय 2 1.5 हमने निकाल दिए, ये हमने निकाल दी स्टूडेंट क्या, मोल। अब मैंने आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के 32 ग्राम है तो मोलर मैस भी 32 है, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस 32 डिवाइडेड बाय 32 1 आ गया। हाइड्रोजन का मैस 3 डिवाइडेड बाय मोलर मैस 2, 3 डिवाइडेड 2 1.5 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमसे पूछा हुआ वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो क्या फार्मूला होता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू n टोटल मोल है, इसका मतलब है मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन, RT डिवाइडेड बाय व्हाट, P डिवाइडेड बाय व्हाट, P। अब स्टूडेंट यहां पे मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, वो ट्रिक आपने समझने की कोशिश करनी है। अब स्टूडेंट जरा देखना, V इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल कितने हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन के मेरे पास जो मोल हैं वो हम लगाएंगे 1 और 1.5, टोटल कितने हो 2.5 स्टूडेंट। R की वैल्यू आप 0.08 वाली लगाएंगे, क्यों, जब भी वॉल्यूम लीटर में दिया जाए, डेसीमीटर क्यूब में पूछा जाए तो आपने उसकी जो वैल्यू लगानी होती है 0.082 इस वाली लगानी होती है। और याद रखना R की वैल्यू 0.082 वाली जब लगाएंगे तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 1 एटीएम के बराबर होता है। तो स्टूडेंट मैं R लिखूंगा, R को मैं लिखता हूं 1 डिवाइड बाय 12, याद रखना R की 0.0821 वैल्यू को 1/12 भी लिख सकते हो, तो 1/12 में लिख देता हूं। तो टेम्परेचर स्टूडेंट मुझे पता है, मुझे क्या पता है टेम्परेचर का मुझे पता है कि टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 0 सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना 273 हो जाएगा स्टूडेंट, 273। तो प्रेशर क्या होता है 1, 273 प्रेशर क्या होता है 1। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, मेरे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर जरा गौर करना। सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम इसको सिंप्लीफाई कर देना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको आपको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 73 मल्टीप्लाइड बाय 2, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 146, तो ये मेरे पास हुआ 546। अब 0.5 को 273 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब
546 हो गया। 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ तो इसका आधा आंसर आ जाएगा। तो इसका आधा आंसर क्या होता है स्टूडेंट? 136.5। तो इसको ऐड कर देंगे 546 के साथ, 512 कैरी 1 हो गया, 8 और 6, 682.5। 682.5 हमारे पास आ गया सारा। 682.5 को हमने क्या करना है? 12 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, बड़ी आसान मैं आपको टेक्निक समझाता हूं। गौर क्या करना, अब देखना हमारे पास इसको मैं यहां ये डेसिमल को इधर ले आता हूं तो मेरे पास बनेगा 68.25 इंटू 10 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, मेरे पास अगर ये 72 होता तो आंसर क्या बनता मेरे पास? अगर ये 72 होता तो आंसर मेरे पास 6 बनता। अगर ये वाला मेरे पास 60 होता तो आंसर 5 बनता। आंसर 5 बनता। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, अगर मेरे पास 60 होता तो यहां पे 60 को 12 से डिवाइड करता 5 बनता, 72 को 6 से डिवाइड करता 6 बनता, 60 को 12 से डिवाइड करता 5 बनता, 72 को मैं 12 से डिवाइड करता 6 बनता। अगर 66 होता, 66 72 और 60 के दरमियान में है, 5.6 बनता। तो ये मेरे पास 5.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 5.5 से थोड़ा ज़्यादा जब होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी ये हमारा आंसर 550 से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब ये अगर 66 होता तो आंसर आता 5.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर 55 बनता। तो ये आंसर 55 से थोड़ा सा ज़्यादा बनना चाहिए। तो 55 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर हम देखते हैं, ये हमारा आंसर है। हम इस तक पहुंच गए। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक मैंने आपको समझा दी, स्टूडेंट फिर देख लेना इसको, चूंकि इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखना हमने क्या करना है स्टूडेंट, वॉल्यूम इक्वल टू मोल दोनों के जमा कर ले, 2.5 हो गया। आर की वैल्यू 1/12 लगा दो, 273, और प्रेशर की वैल्यू 1 लगा दो। अब स्टूडेंट 273 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको तोड़ कर मल्टीप्लाई करें तो फिर उसको 12 से इजीली डिवाइड करते हैं टेक्निक के साथ, हमारा आंसर 56 बनता है स्टूडेंट। हमारा आंसर क्या बनता है? 56 बनता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे एमसीक्यूज फ्रॉम व्हाट? एमसीक्यूज फ्रॉम डाल्टन लॉ। अब जो लास्ट टाइम आपको मैंने होम असाइनमेंट दी थी वो एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके वो ठीक थे या ठीक नहीं थे। तो उन एमसीक्यूज पे जाते हैं जो लास्ट टाइम होम असाइनमेंट थी। स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपको कुछ होम असाइनमेंट दी थी, उसके आज हम 2 एमसीक्यूज करते हैं चूँकि वीडियो लेंथी हो चुकी है। अगला जो एमसीक्यूज है नंबर 3, वो नेक्स्ट हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है जिसको अमंगट लॉ कहते हैं, उसके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट हमारा एमसीक्यूज था 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डाइफ्यूज थ्रू ए पोरस पार्टीशन इन 60 सेकंड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल डाइफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी इतने टाइम में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम डाइफ्यूज होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ डाइफ्यूजन की मैंने एक डेफिनेशन की थी कि रेट ऑफ डाइफ्यूजन बराबर होती है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 20, टाइम टेकन बाय सल्फर डाइऑक्साइड, कितना टाइम लिया स्टूडेंट? 60 सेकंड। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/3। रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1/3 मतलब 0.33 डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमने निकाल दी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड की। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल डाइफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन? अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकंड। ऑक्सीजन का 30 सेकंड में कितना वॉल्यूम डाइफ्यूज होगा? तो रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम 30। चूंकि वॉल्यूम हमें नहीं पता तो हम इसको यहां पे ही छोड़ देंगे। अब स्टूडेंट हमने फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन हमें पता है
0.33, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 लिखें, 1/3। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, V डिवाइडेड बाय 30, ऊपर आ जाएगा 30, V डिवाइडेड बाय 30, डिनोमिनेटर बन जाएगा। मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, स्टूडेंट कितना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है स्टूडेंट 64, हमारे पास 64 हो गया। अब स्टूडेंट गौर करना है, इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय V इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करें 1/2 बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट 1/2 बनेगा। अब अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 1/2 हमारे पास आ जाएगा जी, 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 1 का अलग से अंडर रूट ले लें और 2 का अलग से ले लें, तो मेरे पास बनेगा 10 डिवाइडेड बाय V इक्वल टू 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। स्टूडेंट 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस 10 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू V इंटू अंडर रूट 1, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, V हो जाएगा V इक्वल टू, स्टूडेंट ये आपने ज़बानी याद रखना है, 2 का अंडर रूट होता है 1.4, 2 का अंडर रूट होता है 1.4, ये 10 तक के अंडर रूट आप याद करें, क्योंकि आपको 2 का 1 का पता होता है 1 ही होता है, 2 का 1/4 होता है, 3 का याद कर लें, 4 का आपको पता होता है, 5 का याद कर लें, 6 का याद कर लें, 7 का कर लें, 8 का कर लें, 9 का आपको पता होता है। अब चूंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 2 का अंडर रूट 1 और 4 के दरमियान आएगा, तो इस केस में 1.4 आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1.4 मल्टीप्लाई 10 14 लीटर के करीब जो 14.1 समथिंग आपका आंसर था, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है जी। अब स्टूडेंट बात करते हैं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर। स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse, 1 mole of unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same. What is compound? कंपाउंड क्या है, डिफरेंट फार्मूले आपको दिए गए थे। तो स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो फार्मूला हमने पढ़ा था N1 into T2 divided by N2 into T1 equal to P1 divided by P2 अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 1, हमने ये पढ़ा था। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को गैस 1 ले लेता हूँ, तो नाइट्रोजन के 1 मोल हैं, N2 टाइम T2 दूसरी गैस ने कितना टाइम लिया है 57 लिया है जी। अब N2 अननोन गैस के मोल भी 1 हैं, N2 नाइट्रोजन ने कितना टाइम लिया है 38 सेकेंड, ये स्टूडेंट हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट हमने ये करना है P1 कितना था, P1 हमारे पास, P1 किसका प्रेशर है, P1 हमारे पास प्रेशर है, P1 नाइट्रोजन का प्रेशर है 0.8 इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय जो दूसरा प्रेशर है 1.6 इनटू मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास 28। स्टूडेंट हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, 57 डिवाइडेड बाय 38, ये हो गया हमारे पास। अब देखें इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1.6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, जब इस पूरे का मैं स्क्वायर लूँगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, n2m2 डिवाइडेड बाय 28। अब इस सारी चीज़ को जब इधर ले आऊँगा तो मेरे पास बनेगा m2 इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 38 n2 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 का स्क्वायर, चूँकि ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आके इधर मल्टीप्लाई होगा n2 28, ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मास आएगा गैस 2 का वो 252 आएगा, 252 आएगा। अब आपको कंपाउंड दिया, उस कंपाउंड के मोलर मास निकालना, चूँकि 1 मोल दिया हुआ है, जो मोलर मास हम निकालते हैं तो वो हमारे पास ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड बनता है। स्टूडेंट इस कैलकुलेशन की ट्रिक आपको समझाता हूँ, आंसर तो मैंने निकाल दिया था, अब आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक कैसे होगी, देखें 57 डिवाइडेड बाय 38 का स्क्वायर है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया 1.6 डिवाइडेड बाय 0.82 आ गया हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा
M2 इक्वल टू 57 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 57 मल्टीप्लाई बाय 57, 38 का स्क्वायर 38 मल्टीप्लाई बाय 38। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 × 2, तो आगे मेरे पास है 28, आगे मेरे पास है स्टूडेंट क्या 28। अब मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ स्टूडेंट। ये 1 इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसके साथ 19 आ गया, इसको इसके साथ सॉल्व करूँगा 19 आ गया। तो 19 को 57 से जब मैं सॉल्व करूँगा 3 आ गया, इसको जब सॉल्व करूँगा मेरे पास 3 आ गया। ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गया 3। अब स्टूडेंट ज़रा देखना मेरे पास M2 क्या आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 28। अब इसकी भी मैं ट्रिक से सोल्यूशन निकालूंगा। ट्रिक से कैसे सोल्यूशन निकालूंगा स्टूडेंट, मेरे पास क्या है देखें ज़रा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 28, 9 मल्टीप्लाई बाय 28। अब स्टूडेंट इसको मैं आपके लिए आसान करता हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 8। 20 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है 180, प्लस जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9 के साथ तो बनता है 72। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, जब 180 को 72 से मल्टीप्लाई करता हूँ 252 is the molar mass of what? 252 is the molar mass of xenon hexafluoride। इस तरह हम ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ आई है तो फीडबैक दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, घरों में रहिएगा, सेफ रहिएगा।